नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। असम में पीएम मोदी की चाय बागान में धमाकेदार एंट्री, महिलाओं संग तोड़ी चाय की पत्तियां, मन से लहराया गमछा। चुनावी रैली को संबोधित कर बोले, कांग्रेस का शहजादा हार का शतक लगाने के लिए तैयार। चुनाव आयोग की टीएमसी को दो टूक, चुनाव आयोग बोला बर्दाश्त नहीं करेंगे गुंडागर्दी, हर हाल में होगा निष्पक्ष चुनाव। बीजेपी और टीएमसी के बीच हुई जबरदस्त झड़प। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के मुद्दे पर सीजीआई बोले 7 अप्रैल तक हो जाएगा फैसला। टीएमसी की आपत्तियों पर सुप्रीम कोर्ट को आया काफी गुस्सा, कल्याण बनर्जी को सीजीआई ने जमकर डांटा। एफसीआरए से जुड़े नए बिल पर विपक्ष का भारी हंगामा, लोकसभा में जबरदस्त नारेबाजी तो मकर द्वार पर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन। एफसीआरए बिल वापस लो के लगे नारे। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, 2 से 3 हफ्ते में युद्ध खत्म, कल सुबह देश को करेंगे संबोधित। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के चुनावी मिशन मोड की। असम में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज है, चुनावी तैयारियां चरम पर हैं और इसी बीच आज प्रधानमंत्री मोदी असम के दौरे पर पहुंचे। आज सुबह सुबह असम के डिब्रूगढ़ में चाय बागान में मौजूद महिलाओं से पीएम ने मुलाकात की, खुद भी चाय की पत्तियां तोड़ी, महिलाओं के साथ सेल्फी ली, चाय बागान की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए कहा कि चाय असम की आत्मा है। साथ ही असम के गोकमुख में बड़ी चुनावी रैली को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि इस बार बीजेपी एनडीए सरकार जीत की हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है और कांग्रेस भी हार की हैट्रिक का सामना करने के लिए तैयार है। रैली के दौरान पीएम मोदी ने मंच से गमछा भी लहराया। पीएम मोदी ने मंच से कम्युनल वायलेंस कानून की बारीकियां भी बताई, कांग्रेस और राहुल गांधी को जमकर घेरा। सर, क्या लगता है, चुनावी माहौल तो चरम पर है, असम में एक बार फिर से क्या बीजेपी की सरकार आएगी? देखिए, जिस रिलैक्स मूड में प्रधानमंत्री मोदी असम के चाय बागान में विचरण करते हुए नजर आ रहे हैं, इससे तो लग रहा है कि असम में ज्यादा उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जहां चिंता होती है वहां मालूम चलता है कि लीडर वहां जाते हैं, बैठक करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, लेकिन यहां जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी टूट फूट के आपस में ही लड़ रही है और जिस हिसाब से वहां के मुख्यमंत्री ने विपक्षियों की घेराबंदी की है, तो तमाम सर्वेस भी यही बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी वहां सिर्फ लोगों को इनकरेज करने के लिए, विपक्षियों को के ऊपर हमला करने के लिए और देश को सावधान करने के लिए जा रहे हैं। अभी देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी हो या विपक्ष की और भी कई सारी पार्टियां हो, वो तेल और उसको लेकर के कितनी बड़ी बड़ी बातें और अफवाहें फैलाने पे जुटी हुई है कि गैस का सिलेंडर खत्म हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, तरह तरह की बातें। और जहां जिन राज्यों में चुनाव है वहां अफवाह का बाजार वैसे भी गर्म होता है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज आश्वासन फिर दिया, कहा कि कोई चीज की दिक्कत जो है देश को नहीं होने वाली है। अब खबर ये भी आ रही है कि ईरान से भी अब तेल आना शुरू हो गया है। आज ईरान से एक जहाज हिंदुस्तान पहुंच रहा है। मतलब ये कि हमने ईरान के साथ भी डील कर लिया, अमेरिका के साथ भी हमारी बातचीत है, इजराइल से भी दोस्ती है और इस संकट के लिए पूरी तरीके से प्लान ABC प्रधानमंत्री मोदी ने तैयार कर रखी। जी, तो असम का चुनाव इस बार फिर कांग्रेस विपक्ष की मुसीबत बढ़ा रहा है, तो वहीं पश्चिम बंगाल का चुनाव ममता बनर्जी के लिए इस बार काफी कठिन है। एसआईआर ने सियासी माहौल को और गर्मा दिया है और चुनाव आयोग की सख्ती ने पूरे टीएमसी में हड़कंप मचा दिया है। इसी बीच अब इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था या दबाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हर हाल में निष्पक्ष चुनाव कराए जाएंगे। बड़ी बात यह है कि यह बयान कोलकाता में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर के बाहर हुई झड़प और धरने के बाद सामने आया। दरअसल रात को तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार नारेबाजी और धक्का मुक्की हुई, जिसके वजह से इलाके में तनाव बढ़ गया। हालात को काबू में करने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती भी करनी पड़ी। अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी अवैध तारीखों से
फॉर्म 6 जमा कर रही है। सर, जबरदस्त बयानबाजी तो पहले होती थी, लेकिन अब इस तरह की झड़पें भी होने लगी है बीजेपी और टीएमसी के बीच में। क्या चल रहा है बंगाल में? देखिए, एक तो वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है और बंगाल में हर लोगों के फोन तक पहुंच रहा है कि टीएमसी के लोग वो पत्थर मारने के लिए जो है वहां पे आए झड़प में, और सीआरपीएफ के वहां पे जवान खड़े थे। उन्होंने सीधा सीधा कहा पत्थर चला नहीं, किधर से गोली चलेगी। भाग गए टीएमसी के गुंडे। ये वीडियो बड़ा ऑन और बड़े लोग खुश खुश होकर के जो है उसे शेयर कर रहे हैं। अब फॉर्म 6 की बात, भाई फॉर्म 6 तो ये कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। इस मसले को लेकर के कल्याण बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट से झाड़ लग गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई ये फॉर्म 6 होता क्या, ये भी समझ लीजिए। फॉर्म 6 वो फॉर्म है जिसके जरिए कोई नया व्यक्ति, किसी की उम्र 18 साल हुई, वो किस तरीके से अपना नाम वोटर लिस्ट में डालेगा। तो फॉर्म 6, आप कहीं माइग्रेट करके चले गए और अपनी कंस्टिट्यूंसी को बदलना चाह रहे हैं, आप बताएंगे कि पहले मैं वहां वोटर था, अब मैं यहां शिफ्ट कर गया हूं, अब इस कंस्टिट्यूंसी का वोटर हूं, तो आपको फॉर्म 6 जमा करना पड़ेगा। ये कंटिन्यूअस प्रक्रिया है और अब अचानक से आपने इसे मुद्दा बना लिया। कोई एक वीडियो आ गया कि एक झोला में लेकर के जो है, बैग में लेकर के कोई फॉर्म लेकर के ईसी के दफ्तर अंदर जा रहा था। बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ, मालूम चला वो क्या है, टीएमसी वाले कर रहे हैं, बीजेपी वाले कर रहे हैं, लेकिन बाद में ये मालूम चला कि ईसी के ही अधिकारी थे, बीएलओ थे, जो अलग अलग जगहों से। अब सुप्रीम कोर्ट में जब इस मसला के ऊपर डिस्कशन हुआ, चीफ जस्टिस ने कहा ये कौन सी नई बात है, ये हर बार होता है। सवाल ये है कि अगर 18 साल आपकी उम्र हो गई है, आप वोट डालोगे। और दूसरी चीज, ये डिपेंड करता है कि कट ऑफ डेट क्या रखा गया है, कि इस दिन तक जो फॉर्म जमा हुआ सो हुआ, और इस तारीख के बाद कोई फॉर्म जमा होगा तो इस चुनाव में वो वोट नहीं दे पाएगा। ये तो नॉर्मल सी प्रक्रिया है, लेकिन है क्या, डूबते को तिनके का सहारा, कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है। तो आप बीजेपी से कम और इलेक्शन कमीशन से ज्यादा लड़ने की तैयारी में है। जी, तो बंगाल में राजनीति गर्म है। साथ ही आज एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई भी हुई है। सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि मंगलवार तक 60 लाख में से 47 लाख आपत्तियों का निपटारा किया जा चुका है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अदालत को बताया कि हर दिन करीब 2 लाख आपत्तियों पर कार्रवाई की जा रही है और 7 अप्रैल तक सभी आपत्तियों का निपटारा कर दिया जाएगा। वहीं ममता बनर्जी की ओर से पेश वकील ने शीर्ष अदालत को बताया कि मतदाता सूची से नाम हटाए जाने की दर काफी अधिक है और ये करीब 45% तक पहुंच गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनलों को अपना काम करने दिया जाए ताकि वो मतदाता सूची में नाम शामिल करने या हटाने से जुड़े मामलों का निपटारा कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने आज कई बार ममता सरकार को फटकार भी लगाई। कल्याण बनर्जी की आपत्ति पर सीजेआई सूर्यकांत ने नाराजगी भी जताई है। सर, आज एसआईआर की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वी आर वेरी हैप्पी। ये जो प्रोसेस चल रहा है उससे वो लोग तीनों ही जज वो बड़े खुश नजर आए और उन्होंने बकायदा बयान दिया कोर्ट के अंदर कि वी आर वेरी हैप्पी। क्यों? क्योंकि जो जानकारी दी गई कि 65 में से 47 लाख ऑलरेडी निपटारा जा चुका है और जिन लोगों को भी दिक्कत होगी वो 19 ट्राइब्यूनल बने हुए, वहां आप चले जाएं। ममता बनर्जी इन तमाम प्रोसेस के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे। जब चीफ जस्टिस स्वयं कह रहे हैं कि यह प्रक्रिया 7 अप्रैल तक खत्म हो जाएगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, बाकी किसी का नाम फंसा हुआ होगा वो ट्राइब्यूनल में जाए, जिसका नाम कटा है उसके लिए बकायदा इलेक्शन कमीशन के अधिकारी अलग अलग जगहों पे जाकर के अनाउंस भी कर रहे हैं कि अगर नाम फाइनली कट गया उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं हम यहीं के ओरिजिनल हैं और हमारा दस्तावेज और सब कुछ रेडी है, तो भी आप जाकर के ट्राइब्यूनल में अपने शिकायत दर्ज करा सकते हैं, उसके ऊपर सुनवाई होगी। अब मसला इसी दौरान बाकायदा कल्याण बनर्जी ने चीफ जस्टिस से गुजारिश की कि ये तरीका ठीक नहीं है। जो जजेस इन मामले का निपटारा कर रहे हैं, सुनने में आया कि उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। मतलब ये इंसिनुएट कर रहे थे कि जो जजेस जिनको काम पे लगाया गया है
उनको भी इलेक्शन कमीशन वो अपने हिसाब से चला रहा है कि उनको ट्रेनिंग की क्या जरूरत थी, दिस वॉज नॉट डन। अब जस्टिस बागची सामने आ गए, उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें करना बंद कीजिए आप। जो कुछ भी चल रहा है और जो लोग इस काम को कर रहे हैं उनके ऊपर बायस होने या फिर पार्टीजन होने का कोई आरोप उचित नहीं है। ये लोग बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। मतलब 4-5 महीना जो ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ इतना बवाल मचाया, 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो टिक मार्क दिया जाएगा और ममता बनर्जी को सबसे बड़ा झटका लगेगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। बजट सत्र के दौरान आज संसद में एफसीआरए संशोधन विधेयक को लेकर काफी बवाल मचा। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने इसे अल्पसंख्यकों और एनजीओ के खिलाफ बताते हुए काला कानून करार दिया। विपक्षी सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर बिल के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। लोकसभा के अंदर भी जमकर बवाल हुआ। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पार्टी सांसदों को तत्काल दिल्ली पहुंचने का निर्देश देते हुए बीजेपी पर चुनावी सीजन में जबरन बिल थोपने का आरोप लगाया। तो किरण रिजिजू ने बार बार कहा कि बिल पर आज बहस नहीं होगी, पर इसके बावजूद भी विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया है। सर, दिक्कत क्या है विपक्षी पार्टियों की? क्यों एफसीआरए संशोधन कानून को लेकर इतना बवाल आज हुआ? देखिए, लोग क्या कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं एनजीओ के खिलाफ है, गलत। ये कह रहे हैं कि भाई माइनॉरिटीज के खिलाफ है, ये भी गलत। इस देश में उन एनजीओ पे ये कानून लागू होगा जो विदेश से चंदा लेकर के आते हैं। ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर कुछ बदलाव करने की कोशिश की जा रही है। बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो एनजीओ लेकर के आते हैं पैसा, इसके ऊपर भी कानून लागू नहीं होगा। जो संशोधन होने जा रहा है उस पे होगा जो गलत पाए गए हैं, जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, रिन्यूअल नहीं करवाया, जिसको सीज कर दिया गया, जिनके ऊपर गबन का आरोप लगा कि आप पैसे किसी और चीज के लिए ला रहे हो या खर्च कहीं और कर रहे हो। किस चीज पे खर्च कर रहे हो? इस देश के अंदर एंटी नेशनल गतिविधियां, कन्वर्जन, डेमोग्राफिक चेंज या फिर कोई पॉलिटिकल या नक्सलियों को समर्थन देने वाला काम कर रहे हो। मतलब देश की सॉवरेनिटी, पब्लिक ऑर्डर और इंटीग्रिटी के ऊपर आप खतरा पैदा करने वाले काम में विदेश से चंदा लेकर के आओगे तो आपके ऊपर तो कार्रवाई होगी। तो पहले कानून कार्रवाई की थी, लेकिन अब मालूम चला कि उसमें भी कुछ कानूनी लूपहोल है। लूपहोल क्या है कि अब लोग जो है वो कंपनी, उसके चक्कर में एनजीओ का नाम आ जाता था, आदमी छूट जाते थे। ये बदलाव इसलिए किया जा रहा है कि कंपनी अगर आपका एनजीओ पकड़ाया गड़बड़ करते हुए तो उसके जो मेंबर्स हैं, उसके जो ट्रस्टी हैं, चाहे उसके जो डायरेक्टर्स हैं, ये सब नपेंगे। पहले एक तो राहत भी दी जा रही है। पहले के कानून में 5 साल की सजा थी, किस तरह की चीजों में आप पाए गए तो अब उसको घटा के 1 साल किया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि देशद्रोह के काम में लिप्त लोगों के ऊपर कोई कानून आ रहा है तो आप उसको एनजीओ के खिलाफ, सारे एनजीओ के खिलाफ नहीं, 90% एनजीओ को विदेश से फंड नहीं आता, वो देश में अपना काम कर रहे हैं। विदेशी फंडिंग लेकर के देश समाज कल्याण का काम करने का ये कौन सा शौक है, समझ में नहीं आता। और इसीलिए ये लोग फड़फड़ा रहे हैं क्योंकि कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज, ये कन्वर्जन रैकेट, हिंदू मुसलमान को कन्वर्ट करने वाला जो पूरा धंधा है, वो सब के लिए जो बाहर से पैसे आते हैं उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए ये बदलाव लाया जा रहा है और इनके पेट में दर्द हो रहा है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 1 महीने से अधिक समय से युद्ध जारी है। मिडिल ईस्ट की जंग कब खत्म होगी इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता, पर इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा अपडेट दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका बहुत जल्द ईरान छोड़ देगा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगले 2 या 3 हफ्ते में ये युद्ध समाप्त हो सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो नाटो से अमेरिका को हटाने पर विचार कर रहे हैं। साथ ही एक अपडेट ये भी है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री
कीर स्टारमर ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि उनका देश ईरान, अमेरिका और इजराइल के युद्ध में नहीं शामिल होगा। उन्होंने इसकी जगह हॉर्मोन्स को फिर से खोलने के लिए आगे आकर पहल करने की बात कही है। स्टारमर ने कहा कि विदेश सचिव अवेंट कूपर हॉर्मोन्स पर चर्चा करने के लिए कम से कम 35 देशों के नेताओं की शिखर सम्मेलन में मेजबानी करेंगी। सर, डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं, क्या उस पर भरोसा किया जाए? क्या युद्ध समाप्त होगा? भाई, आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के ऊपर कोई भरोसा कर ले, उससे ज्यादा अक्लमंद आदमी कोई नहीं हो सकता। वो क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं, पलट जाते हैं, ये तो कई सारी चीजें हैं। लेकिन जो बात वो कह रहे हैं, हालांकि रात मॉर्निंग में कल 6 बजे के आसपास उनका भाषण होगा अमेरिका में, जिसमें बताया जा रहा है कि उसमें और भी कुछ डिटेलिंग देंगे। आई एम डेड श्योर वहां से यू टर्न ले लेंगे वो। कारण क्या है कि 21 दिन 3 सप्ताह वो कह रहे हैं, अभी तो 1 महीना हुआ है, 3 सप्ताह और आप एक्सटेंड कर रहे हो। ये बयान दिया गया कि ताकि लोगों को ये लगे कि चीजें नॉर्मलाइज हो जाएगी। और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? स्टॉक एक्सचेंज जो है वो उसमें बढ़ोतरी हो गई। आज क्या हुआ? पेट्रोल जो क्रूड ऑयल की कीमत है वो 100 से नीचे, कल तक 116 और आज 100 के नीचे चला गया। वो किस चीज के लिए क्या कह रहे हैं वो समझ में, भाई लोगों को आप ये कह रहे हो कि हम वापस आएंगे, तो फिर अपने सैनिकों को आप मिडिल ईस्ट क्यों भेज रहे हो? मिडिल ईस्ट क्यों भेजा जा रहा है? और इस युद्ध में शामिल सारे लोग वो क्या कह रहे हैं? अभी आप देखिए, ओमान और यूएई की बैठक हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर हम फोर्सफुली कब्जा करेंगे अगर ईरान जो है हमारे शिप्स को जो आगे आने नहीं देता है। उधर आप लोगों को भी गिरा रहे हो। तो डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से कंफ्यूज स्टेट में है। ईरान साफ साफ कह रहा है कोई बातचीत नहीं, कोई पीछे आने की कोई जरूरत नहीं, हम लड़ाई लड़ेंगे, अंत तक लड़ेंगे। और आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर इन्होंने अपनी एक कमेटी बिठा दी है कि किस देश के साथ कैसे डील करना है, कौन सा शिप जाएगा, कितने पैसे लिए जाएंगे, किसे फ्री दिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच, जैसा कि मैंने कहा, एक अच्छी खबर हिंदुस्तान के लिए यही है कि ईरान से भी, जिस तरह से हम रूस से ऑयल खरीद रहे हैं, ईरान के साथ भी हमने बहुत बड़ी डील की है। पहले जहाज जो है वो हिंदुस्तान पहुंचने वाला है। आने वाले दिनों में ईरान से भी भारत ऑयल खरीदने जा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।